हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर्किट थ्योरी इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नहीं तो उसमें हम लोग लास्ट में पढ़े थे एलसीआर सर्किट में। वहीं से स्टार्ट करता हूँ। एलसीआर मीन्स सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। बस एक सिंपल सर्किट है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर, और इसको हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया। E इक्वल टू समथिंग इनोट साइन ओमेगा टी है। इसका कुछ रिएक्टेंस है एक्सएल, इसका रिएक्टेंस है एक्से, और रेसिस्टेंस है आर। मैंने आपको क्या बोला था, अगर करंट निकालना है हम लोग पहले बनाएंगे इम्पीडेंस डायग्राम, राइट? तो इम्पीडेंस डायग्राम में आर को रखना है इस पे, बिकॉज आर और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होता है। हमेशा रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में है, तो आर को हम लोग वहाँ पे रखें। फिर मैं आपको एक्सी को दिखाया था, अगर आपको याद होगा क्या करवा रहा हूँ, आर यहाँ पर, एक्सी यहाँ पे और एक्सएल यहाँ पे, यही तो था। सो यहाँ पे अब अगर वेक्टर डायग्राम बनाते हैं कि एक्सिस का सक्सेस वेक्टर नहीं है, बट हम लोग इंपीडेंस को वेक्टर की तरह ट्रीट करके, रिएक्टेंस को वेक्टर की तरह ट्रीट करके नेट इंपीडेंस निकाल रहे हैं, बिकॉज मैथमेटिकली सेम रिजल्ट आ जाता है। सो मेरा जो इंपीडेंस डायग्राम होगा ये मेरा आर होगा, और अगर हम ऊपर लेके जाए तो ये होगा एक्सी माइनस एक्सएल। सो अगर हमको नेट इम्पीडेंस निकालना है तो क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन करेंगे। सो वेक्टर एडिशन में ये इधर आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, दैट इज इम्पीडेंस जेड, राइट? सो जेड इक्वल टू, ये सब कर चुका हूँ पिछले क्लास में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, एंड दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल अप्लाइड एंड करंट, बिकॉज इसी में यही होगा जो जेड का आया, यही होगा करंट, राइट? करंट का फेज भी सेम होगा। सो मेरा ये जो है ये मेरा वोल्टेज का था, और ये करंट का, इसके भी जो फेज डिफरेंस होगा दैट tan phi दैट इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। और मैं आपको बताया था इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल then phi greater than 0, and if xc is less than xl then phi is less than 0, right? अब अगर ये इनोट है, so I नोट क्या होगा? I नोट इक्वल टू होगा इनोट बाई जेड, दैट इज इक्वल टू इनोट बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये आई नोट का वैल्यू है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक से देखो, ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में किए हुए हैं, नहीं? सो करस्पॉन्डिंग अगर हमको आई लिखना पड़ेगा तो आई का इक्वेशन क्या होगा? आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ये 5 पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, कंसिडरिंग दिस कि हमने एक्स माइनस एक्सएल में ऐड किया, प्लस लिखा है। एम आई क्लियर? ओके, याद है कैपेसिटिव करंट लीड्स, याद है? ओके, अब हम लोग आई नोट की तरफ बात करते हैं। यहां तक लास्ट क्लास में किए हुए थे, इससे हम आगे चलते हैं। सो आर आई नोट इज ई नोट बाई जेड। अब बताओ, अगर जेड डिक्रीज करेगा तो आई नोट बढ़ेगा, जेड डिक्रीज करेगा तो आई नॉट बढ़ेगा। अब हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, फिक्स है, उसका एलिमेंट फिक्स है। हमारे पास ये एलसीआर सर्किट है, ठीक है? अब हमारे पास एक फिक्स सर्किट है, एल फिक्स है, सी फिक्स है, आर फिक्स है। अब इसका जेड कैसे चेंज करेंगे? तो मेरा जेड इक्वल टू क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। सो व्हाट विल बी जेड मिनिमम? विल बी इक्वल टू आर व्हेन
Xc becomes equal to, if Xc is equal to XL, अगर Xc equal to XL हो जाए तो Z will be equal to R. Xc मेरा क्या था 1 by omega c and XL क्या है omega L. So if Xc equal to XL means 1 by omega c equal to omega L, so omega square into LC equal to 1, so omega equal to 1 by root LC. So इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्स मतलब जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो उसका वैल्यू मैक्सिमम है. मेरा I था I नॉट sin omega t phi plus phi. हम अभी I नॉट की बात करें. इस I नॉट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा अगर यहाँ पे इस सोर्स का जो मेरा अल्टरनेटिंग सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाए 1 by 2 pi under root LC for a given circuit. You have been given L and C. So at this frequency F naught current through this circuit means maximum current, peak value of current, peak current will be maximum for this frequency. Am I clear? आपके पास एक सर्किट है और वहाँ पे हम अल्टरनेटिंग सोर्स जो है उसका ओमेगा अगर चेंज करते जाए तो इस ओमेगा के वैल्यू के लिए इसका इंपीडेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा. सो अगर हम ग्राफ बनाते हैं Z वर्सेस ओमेगा, सर्किट का Z और ओमेगा, मैंने एक सर्किट ले लिया है LCR सब दिया हुआ है, मैं सिर्फ ओमेगा चेंज कर रहा हूं तो इसका Z वर्सेस ओमेगा ग्राफ कुछ ऐसा और इस वैल्यू पे आके ओमेगा जो है इस ओमेगा नोट पे Z मिनिमम LC इक्वल टू R. देखो इफ यू पुट ओमेगा इक्वल टू 0, अगर ओमेगा 0 है इन दैट केस ये बस छाप लियो ना, इसको मिटा रहा हूं. If omega 0, in that case your Xc tends to infinity, right? And XL tends is equal to 0. Means आपका सर्किट ये जो हो गया 0 हो गया, मतलब सिंपली आपका हो गया RC सर्किट. Means सर्किट containing कैपेसिटर एंड रेसिस्टर, राइट? और उस समय इसका इम्पीडेंस टेंस टू इंफिनिटी हो गया तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस कुछ फिक्स वैल्यू है. So Xc tends to infinity है, means just like capacitive circuit. So इसका Z tends to infinity है. जब ओमेगा 0 है Z tends to infinity. Now if omega tends to infinity, अगर ओमेगा tends to infinity होगा तो Xc क्या हो जाएगा 0 and XL tends to infinity. Means circuit like reactive purely inductive circuit because XL का वैल्यू बहुत ज्यादा है. Right? So omega tends, XL tends to infinity. So again impedance tends to infinity. जब ओमेगा 0 था तो ये इंफिनिटी हो गया था, so impedance tends to infinity, so हमें बच्चा है. और अगर ओमेगा tends to infinity है, अब if omega tends to infinity, this becomes Xc becomes 0, but XL tends to infinity, so again your Z tends to infinity. So आपका ग्राफ ऐसा है. Am I clear? और I naught is E naught by Z. So I naught का ग्राफ कैसा होगा? इसको मिटाते हैं. I naught is E naught by Z. So now I am plotting I naught और Z omega sir. So omega 0 पे Xc tends to infinity means impedance tends to infinity, so current will be 0. And omega tends to infinity, again impedance tends to infinity, so current will be 0. means ग्राफ कुछ और बीच में कहीं मैक्सिमम है at omega equal to omega naught पे. कुछ ऐसा ग्राफ, राइट? दिस इज ओमेगा नॉट, जिस समय करंट मैक्सिमम है इंपीडेंस मिनिमम है. यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 0 क्यों है? क्लियर है? बिकॉज इंपीडेंस टेंड्स टू इंफिनिटी. दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट. आई नॉट भी चेंज कर रहा है, जो करंट का पिक वैल्यू था, पिक करंट उसका वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, आई नॉट मैक्सिमम.
आई नॉट खुद पिक करंट है, उस पिक करंट की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आई की बात नहीं कर रहे हैं, आई नॉट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पिक करंट मैक्सिमम है। दिस ओमेगा नॉट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हम लोग रेजोनेंस पढ़े हैं साउंड वेव में, राइट। और रेजोनेंस क्या था, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि एक फोर्स्ड वाइब्रेशन है या स्विंग पे एक बच्चा झूल रहा है, उसका अपना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस स्विंग का, और अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी पे लगातार बाहर से मान लीजिए कि वो एक बार यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया और आपने एक बार झटका दे दिया, मीन्स अगर उसका फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स्ड ऑसिलेशन जो बाहर का सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी मैच करके कॉल रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कॉल हम लोग पढ़े साउंड वेव में पढ़ते थे, तो सेम थिंग यहाँ पे है। इसको हम लोग यूज करते हैं थोड़ा सा रेडियो में, रेडियो में हम लोग ट्यूनिंग करते हैं ना स्टेशन का, उसमें क्या होता है एंटीना जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिसीव कर रहा है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिसीव कर रहा है, तुमको उसको अब हमें कोई पार्टिकुलर स्टेशन रेडियो का सुनना है, माने कोलकाता स्टेशन से हमको चाहिए न्यूज। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब वहाँ पे हर स्टेशन से आ रहा है सिग्नल, बट अगर हमारे सर्किट, हमारे रेडियो का जो सर्किट है उसका फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स आ रहे हैं कोलकाता स्टेशन से उससे मैच कर जाए, तो उसके लिए करंट उस सर्किट में मैक्सिमम होगा, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उससे हमको वो सिर्फ हमको मतलब उसका पार्टिकुलर सिग्नल हमने कैच किया और हम लोग उसका न्यूज़ सुन सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, या कुछ छाप लिया हो क्या, इसके बारे में और बात करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। रेडियो में ये हमारे पास रेडियो है, एंटीना में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, F1, F2, F3 एंड F0 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ये सब रिसीव कर रहा है। और अगर इसमें कोई सर्किट है, इसे मान लो कोई एक सर्किट है, LCR सर्किट है, लेट्स से अगर इस सर्किट का फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, इसमें करंट का वैल्यू उस समय मैक्सिमम होगा फॉर दैट फ्रीक्वेंसी, राइट। नहीं, बिकॉज वहां पे ड्राइव कर रहा है, यहाँ पे एक सोर्स है, इसका सिग्नल आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, सो करंट सर्किट पे मैक्सिमम होगा। तो सर्किट का प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, जो ट्यूनिंग करते रहते हैं, जो हम लोग घुमाते हैं, हम लोग इसका कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, इसी को हम लोग चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे कि ओमेगा नॉट चेंज करेगा, बिकॉज ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या है 1/√LC या F नॉट इक्वल टू जो इसका फ्रीक्वेंसी है दैट इज दिस। सो अगर ये और ये मैच कर जाएगा तो हमको उस सिस्टम का पार्टिकुलर सिग्नल मिलेगा, उसके करंट मैक्सिमम होगा। जब तो थोड़ा आगे पीछे रहते हैं तो साउंड बहुत नॉइजी आता है, क्यों, कोई डिफरेंट इंटरफेरेंस हो रहा है। बट अब क्लियर कट इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें करंट मैक्सिमम होगा, तो हमको एक पार्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुनते हैं, उस सेक्शन का हम लोग सिग्नल कैच करवा रहे हैं। तो ठीक है, आपके लिए काम का चीज ये है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में इस फ्रीक्वेंसी पे करंट, पीक करंट का वैल्यू मैक्सिमम है इस सर्किट से, राइट। ओके, अब एक आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस। इसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक ये है, और अब हम क्या करते हैं ना, आर को बढ़ा देते हैं, आर बढ़ाएंगे तो पिक करंट का मैक्सिमम वैल्यू घट जाएगा, बिकॉज पिक करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, चलो आई नॉट इक्वल टू है ई नॉट बाई जेड, सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी means f इक्वल टू एफ नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, उस समय z इक्वल टू क्या हो जाएगा r, बिकॉज एक्सएल इक्वल टू xc है, सो मेरा z जो था, z क्या था √r² प्लस एक्सएल माइनस xc का होल स्क्वायर, सो एक्सएल इक्वल टू xc है, सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा r, सो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट बाई आर। सो अगर हम r को बढ़ा दें, सो आई नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू था, ये क्या है आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट मैक्स कब एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, उसका मैक्सिमम वैल्यू चेंज कर दिया। बट ओमेगा नॉट चेंज है क्या, अगर हमने
आर को बढ़ाया तो ओमेगा नॉट क्या है मेरा 1/√L से। हम एल और सी को सेम रखते हैं। हम अगर सर्किट का इंडक्ट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेरे पास ये सर्किट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये सर्किट है, अभी हम सिर्फ आर को चेंज कर रहे हैं, इसको फिक्स रखते हैं। इसको चेंज करने से ओमेगा नॉट चेंज करने वाला है नहीं, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√L से वो सेम रहेगा, बट आर बढ़ाने से इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, पिक करंट का मैक्सिमम वैल्यू वो डिक्रीज कर जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अभी पिक हमको उसी वैल्यू पे आया, बट ये घट गया, ग्राफ फ्लैट हो गया। ज्यादा शार्प कौन है, ये जो वो भी आपको हम दिखाएंगे। सो अभी अगर ये मेरा R1 है और ये R2 है, we can certainly say R2 is greater than R1। पता ये क्वेश्चन पूछना, ये पूछना आ सकता है, R2 greater than R1। सो मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, बट आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। क्यों? R बढ़ गया और ग्राफ फ्लैट हो गया, शार्पनेस डिक्रीज किया। अब हम लोग इस ग्राफ की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा, एक चीज और कर ही लेते हैं। हम लोगों ने इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा बना लिया, आई वर्सेस ओमेगा बना लिया, फिर आई नॉट वर्सेस ओमेगा बना लिया। अब अगर 5 वर्सेस ओमेगा बनाए, 5 जो मेरा 10 है ना, एक्सी माइनस एक्सएल बता है, उसका बनाता है 5 वर्सेस ओमेगा, एक एस्टिमेटिक ग्राफ बनाते हैं। 5 वर्सेस ओमेगा मीन्स अगर मेरा EMF था ये हमने सोर्स लिया है और मेरा करंट सर्किट में ये है, सो व्हाट वी गॉट 10 phi इक्वल टू XC माइनस XL बाय R। हम लोग बात करें LCR सर्किट। नाउ इफ ओमेगा टेंड्स टू 0, ओमेगा टेंड्स टू 0, XC टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट? XC इक्वल टू 1/ωc। So XC tends to infinity, so phi tends to pi, because 10 phi tends to infinity. Now if omega tends to infinity, XC tends to 0, right? If omega tends to infinity, XC tends to 0 and XL tends to infinity, the circuit will be likely means purely inductive, right? एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, सो phi टेंड्स टू माइनस pi/2। यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, that mass impedance is something at 10 phi equal mass impedance, so phi tends to minus pi/2 and at omega equal to omega naught, XC equal to XL, so phi equal to 0। तो हम ग्राफ बनाते हैं, सो pi/2 से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसा है। इंफिनिटी पे जाके pi/2 के इक्वल होगा, माइनस pi। क्लियर? मीन्स यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव, बिकॉज Z becomes equal to XC, Z इज इक्वल टू XC, बिकॉज XC बहुत लार्ज है, उसके सामने XL तो 0 है और R बहुत छोटा है, और इस केस में हमें ओमेगा इज वेरी लार्ज, इन दैट केस सर्किट बिहेविंग लाइक अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और यहाँ पे केवल प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे क्या है, XC इक्वल टू XL, सो phi 0 है, इट्स लाइक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। Am I clear? So हमने ग्राफ बना लिया Z वर्सेस phi, I नॉट वर्सेस Z वर्सेस ओमेगा, I नॉट वर्सेस ओमेगा एंड phi वर्सेस ओमेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नहीं। अब आते हैं फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जल्दी नोट करो, कर लिया था नोट, कर लियो ना, या फिर से लिखना पड़ेगा? ये सब ठीक है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस।
और यहीं पे आता है क्वालिटी फैक्टर क्यू। समझते हैं? ये मेरा ग्राफ था आई नोट वर्सेस ओमेगा, राइट? कुछ ऐसा ग्राफ था। कुछ ये ग्राफ था, राइट? दिस इज वेल ओमेगा नॉट। सो ओमेगा नॉट पे इसका कुछ पिक वैल्यू, पिक वैल्यू का वैल्यू मैक्सिमम है। ये आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम है। अब मान लीजिए उसके नीचे का कोई वैल्यू पकड़ते हैं, आई नॉट कुछ वैल्यू है, कुछ भी ये वैल्यू है, ये है आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कुछ मान लेते हैं, लेट्स से जो दिस इज आई नॉट मैक्स बाय रूट। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 ओमेगा है, राइट? ये है ओमेगा 1 और ये है ओमेगा 2। ये है कुछ डेल्टा ओमेगा, और अब ये सिमेट्रिक है। सो हम मान लेते हैं कि ओमेगा 1 है मेरा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है? सो ये दिस विड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, दिस sharpness of resonance is ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। ये हमने क्वांटिटी डिफाइन किया, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा, दैट इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये बस एक क्वांटिटी डिफाइन किया है। अब ये याद करने में हमको बहुत दिक्कत होता है। एक तो हमें कौन पता चला कि यहाँ पे सिंपल है कि अगर डेल्टा ओमेगा छोटा है, शार्पनेस ज़्यादा है, दिख रहा है ग्राफ फ्लैट नहीं है, ग्राफ शार्प है। तो अगर ये विड्थ कम है तो शार्पनेस ज़्यादा है। इससे क्या बेनिफिट है? शार्पनेस ज़्यादा, अगर शार्प डेल्टा ओमेगा घटा तो शार्पनेस इंक्रीज किया। अब हम कैसे याद रखते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। हम ऐसे याद रखते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसे प्रूव कर दूंगा बट ये आसान रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। हम रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं। रेजोनेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। ये हम लोग कब बात कर रहे हैं? रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नोट कर लिए? या आपको इसमें कहीं कहीं मिलता है पोटेंशियल अप्लाइड। सो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो इसके क्रॉस जो होगा एक्सी माइनस एक्सल कैंसिल हो जाता है ना। सो पोटेंशियल अप्लाइड जो भी होगा इसके पास रेसिस्टर के पास ही जाएगा। नहीं, बिकॉज रेजोनेंस पे हम लोग सब कुछ बात करें, रेजोनेंस पे बात करें, रेजोनेंस पे एक्स इक्वल टू एक्सएल है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो रेसिस्टर इंडक्टर में आपस में कैंसिल कर लेता है, जो रेसिस्टर में होगा वही पोटेंशियल अप्लाइड होगा, राइट? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी आई इंटू एक्स या एक्सएल जो करना है, तो मान लीजिए आई इंटू एक्सएल is equal to I into R. So this is XL by R. So omega L by R. इनफैक्ट यहाँ पे फेज भी आएगा, सो हम लिखते हैं पिक। यहाँ पे नोट कर देते हैं पिक वैल्यू। सो ओमेगा L by R। सो आपको याद रखना है Q फैक्टर इज इक्वल टू, इसको एक प्रूफ अभी कर दूंगा बट ये हम प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में इसलिए मैं कर दूंगा। आपको ऐसे याद रखना है Q फैक्टर ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, दैट इज ओमेगा L by R। अब आप सिंपल बताओ,
अगर आर बढ़ेगा, सर्किट में हमने जब आपको दिखाया था कि सब कुछ सेम रखा है, हमने सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ आर बढ़ाया, तो आर बढ़ने से क्या होगा, आर बढ़ने से शार्पनेस घटेगा। हम बात कर रहे हैं, अगर हम आर बढ़ाएंगे तो शार्पनेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? आर बढ़ाएंगे तो शार्पनेस डिक्रीज करेगा। मैं यहाँ छोड़ दिया, हम लोग सब कुछ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, सो इट्स ओमेगा नॉट एल बाय आर। आर बढ़ाने से हमको पता है कि ओमेगा नॉट चेंज नहीं करेगा, ये तो सेम रह गया। एल हमने चेंज किया नहीं, बिकॉज हमारा सर्किट है, एक हमारे पास LCR सर्किट है, इसमें हम लोग सिर्फ रेसिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, ये फिक्स है। इसको चेंज करने से C चेंज हमने नहीं किया, L चेंज नहीं किया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। ओमेगा नॉट सेम है, L सेम है, R बढ़ने से शार्पनेस घट जाएगा। इसलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने जो लार्जर R पे ग्राफ कुछ बनाया था वो फ्लैट था, राइट, बिकॉज शार्पनेस डिक्रीज करेगा और पिक वैल्यू ऑफ करंट भी डिक्रीज करेगा। सो मेरा काम का चीज न्यूमेरिकल सही से बन जाएगा। क्वालिटी फैक्टर पूछेगा, क्यू फैक्टर ओमेगा नॉट L बाय R, और हमको पता है ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट C। एट रेजोनेंस था ना, ओमेगा L इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, सो ओमेगा नॉट L इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट C। लिख सकते हैं, दोनों सेम थिंग है। ओमेगा नॉट L इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट C। तो जो दिया होगा हम उस हिसाब से क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसको एक और तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ से ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा से, ये चूंकि एनसीईआरटी में प्रूफ किया हुआ है, इसको नहीं कर देगा, बट आपको रिजल्ट को याद रखना है, हमेशा प्रूफ कर सकते हो। आपको ओमेगा नॉट L बाय R क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस है तो याद रखना है। और कैसे याद रखोगे, रेजोनेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर बाय रेसिस्टर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस। ओके, अब मान लेते हैं हम इस वैल्यू के लिए दो वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। सो आई नॉट अगर ये है, मीन्स मेरा अभी जो आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू है, आई नॉट जो है वो है आई नॉट मैक्स बाय रूट 2, राइट, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट, ओके। और आई नॉट मैक्स क्या है, आई नॉट मैक्स क्या है, क्या हमारा ई नोट था, यहाँ ई नोट लिखते हैं, आई नोट यही था ना, ई नोट बाय जेड, हमने आई नोट को लिखा है। और आई नोट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ई नोट बाय आर, अरे हाँ नहीं, सो ये दिया हुआ है। अब हमने लिया आई नोट मैक्स का बाय रूट 2, मीन्स आई नोट मैक्स बाय रूट 2, लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा यहाँ पे, आई नोट मैक्स बाय रूट 2, दैट विल बी ई नोट बाय आर रूट 2। एम आई क्लियर? हम निकाल रहे हैं ये वैल्यू, जैसे ये एक सिग्नल ओमेगा नॉट पे आया, हम निकाल रहे हैं ये किस 2 ओमेगा के लिए आएगा। हम ये अभी ओमेगा 1 लेके चलेंगे, बाद में लेंगे, अभी हम इसके 2 ओमेगा का वैल्यू आएगा, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यस और नो। सो ये है आई नॉट मैक्स बाय रूट 2, सो आई नॉट मेरा आई नॉट मैक्स का वैल्यू ये है, दिस बाय रूट 2 क्या होगा ये, एंड दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू आई नॉट इज ई नॉट बाय जेड, सो ई नॉट बाय जेड इज दिस। Am I clear? So from here we can write R root 2 equal to under root R square plus XL minus XC का whole square. Now squaring both sides. Squaring both sides. 2R equal to R square plus XL minus XC whole square. Am I clear? 2R square. अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, जस्ट एक एनालिटिकल प्रूफ है, ये कुछ नहीं है। यहां से ला रहे हैं, यहां से क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, सो एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू आर।
अब बोलते हैं ओमेगा 1, सो एक्सएल क्या होगा, ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाय ओमेगा 1 सी इक्वल टू आर. नाउ ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा. लेट्स टेक ओमेगा नॉट कॉमन. 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट. दिस इज इक्वल टू आर. थोड़ा सा मैथ्स है, लंबा सा कुछ नहीं है, सिंपल है. यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मैंने क्या किया है, आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय जेड, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं. अब हम आई नोट का पार्टिकल वैल्यू लिए कि उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स. लेट्स एज्यूम इट्स 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. सो इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू इसका ई नोट बाय आर है, तो इट विल बी ई नोट बाय √2r. दिस इज इक्वल टू ई नोट बाय जेड. मींस यहाँ पे जेड का वैल्यू √2r है. सिंपल समझो, मैक्सिमम वैल्यू था जब जेड का वैल्यू आर था. अगर करंट मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स है, मतलब जेड हो जाएगा इसका आर का √2 टाइम्स. तभी तो आर का √2 टाइम्स हो गया तो करंट हो गया 1/√2 टाइम्स. सो ये यहाँ से बस सॉल्व कर दिया. है कोई दिक्कत है? नहीं. ओके, मैं एक पार्टिकुलर वैल्यू लेके आपको दिखा रहा हूं जहां पे क्वेश्चन थोड़ा आसान है. यू कैन डू फॉर एनी अदर वैल्यू ऑल्सो. ओके, so from here we can write omega naught into 1 plus delta omega by omega naught minus, ये क्या है? यहाँ पे एक काम करते हैं, c को रिप्लेस कर देते हैं l के टर्म में. so हमको पता है ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी. सो c इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर एल. यहाँ पे रखते हैं 1 बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर एल. चलो रख देते हैं, स्टेप्स कर देते हैं. 1 बाय दिस c इज 1 बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर एल, मीन्स ये ऊपर चला जाएगा. इक्वल टू आर. Am I clear? So this got cancelled. यहाँ पे एक L था. Now you can take common omega naught L. So क्या बचेगा? 1 plus delta omega by omega naught minus omega naught L कॉमन आ गया. 1 plus delta omega by omega naught minus 1 इक्वल टू आर. हम मान रहे हैं कि डेल्टा ओमेगा रेजोनेंस शार्प है. अगर डेल्टा ओमेगा लेस देन ओमेगा, छोटा है, बहुत छोटा सा वैल्यू है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ. मतलब रेजोनेंस के आसपास का वैल्यू ले रहा हूँ जहाँ पे कि डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है. अगर डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है इट विल बी ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस 1, माइनस को अंदर ले आए हैं, plus delta omega by omega naught equal to r. This got cancelled. So what we got? Omega naught L into 2 delta omega by omega naught equal to r. So from here we can write omega naught L by r equal to this. यही तो मेरा क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस था. मेरा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यही तो था, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा. तो हमको फिर से आ गया ओमेगा नॉट एल बाय आर. सो आपको ये प्रूव, चूंकि मैं एनसीईआरटी में किया हुआ है, मतलब रेजोनेंस के पास अगर हम कोई उसके आई नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये छाप लियो. सिंपल मैथ्स है, एनसीईआरटी में किया हुआ है, कुछ ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है. मैं क्या बताया आपको, ये रेजोनेंस कितना शार्प है. अगर बहुत ही शार्प है तो आप देखोगे ये डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है, राइट. अगर इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे बैंडविड्थ नहीं है, बैंडविड्थ बहुत स्मॉल है. जो 2 डेल्टा ओमेगा है बहुत स्मॉल है. मैं हम रेजोनेंस बहुत शार्प है.
राइट? ओके, अब सर्किट थ्योरी मैंने कंप्लीटेड, पावर बचा हुआ है, पावर पे आने के बाद में मैंने आपको सर्किट थ्योरी कंप्लीट कर दिया। जो कुछ मैंने कहा आपको सिंपल लिखा है सारा वेक्टर डायग्राम से, राइट? इम्पीडेंस डायग्राम बना लो, इम्पीडेंस निकालो, इम्पीडेंस इधर है उधर ही करंट का फेज होगा, और आप इम्पीडेंस का फेज डिफरेंस निकालो, एक करंट का फेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होगा। अब इसका एक और तरीका बताते हैं जो आपको बोर्ड में नहीं करना, सिर्फ कॉम्पिटिशन में बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कॉम्पिटिशन में यूज़ कर सकते हो। हम लोग कॉइल इसको यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। उसमें हम लोग क्या मानते हैं, रेसिस्टेंस का जो है, जैसे आप लिखते हो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी लिखते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू ए प्लस आई बी, नहीं मैथ्स में पढ़े हो गए, तो इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे लाइक वेक्टर नंबर ना, इसको दिक्कत है वेक्टर नंबर, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है, और इसका आर्गुमेंट क्या होता है, नहीं अगर कोई वेक्टर है जेड, ये जेड है, जिसको मैथ्स के जो नहीं है उनको ये पता है कि अगर ये फाई है या थीटा है, ये इसका वाई कंपोनेंट है और इसका ये एक्स कंपोनेंट है। समझो आप ये समझ ए प्लस आई को कैसा समझ लो, तो टेन फाई इक्वल टू बी बाई ए। तो हम लोग इस जेड को लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंगल फाइव, लाइक दिस। नहीं, जैसे मान लिए आपको हम दे दिए 3 + 4, इसको हम लिखते हैं 5, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट इसका प्लस 4 स्क्वायर 5, और 10 5 इक्वल टू 4/3, सो एंगल हो गया 53। अगर मान लिया ये 4 + 3 है, क्या लिखेंगे 5 37, और 10 इक्वल टू 3/4 b बाई। इसमें कोई दिक्कत है, मान लिया 10 + 10 है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 10√2 एंगल 45, 10 5 इक्वल टू 10/10 1। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अगर मान लिए कोई लिखता है ये कुछ अच्छे पे 10 है, तो मैग्नीट्यूड 10, इसका एक्स एंगल 90। कोई लिखता है -10 आई, सो मैग्नीट्यूड 10 एक्स एंगल -90, सिर्फ 10 लिखा, 10। Am I clear? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, ये आप वेक्टर से कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप बहुत ऐसा करते हो, और जो लोग बायो के हैं वो वेक्टर से इसको कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हमने निकाला और एक साथ ही एंगल लिखा है। एक हम लोग वेक्टर है, ये उसका y कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर का x के साथ एंगल है, एंगल है, एंगल है, ये सब वेक्टर का x के साथ एंगल है, और ये सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 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 मैग्नीट्यूड। क्लियर? ओके, ओके। सो अब हमने आपको ये क्यों बताया, इसका हम लोग एसी में क्या यूज करेंगे। मैं सिर्फ बोलता हूं, कुछ मत याद रखना। रेसिस्टेंस को R को R लिखो, और XC को लिखो ये -j 1/ω। आप I लिखो, J लिखो, जो लिखना है ऐसे लिख लो, और XL को ये लिखो। कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला लिखते हो तो A + I के फॉर्मूला। अब जब मानते हैं कि मेरा एक सर्किट ये है, हमको कुछ नहीं आता, एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, आपको दे दिया इसमें वोल्टेज ये और ये दिया 4, बोले आप फाइंड करंट, आपको I निकालना है, वोल्टेज ये है, इसका मतलब है E आपका ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है पिक वैल्यू, और ये उसका आपको फेज दिया हुआ है, ये दिया है मतलब ये है। तो आपको अगर ये लिखा हो क्वेश्चन में, आपको ये दिया हुआ है E ये है, हम लोग साइन के एस्पेक्ट में लिखते हैं, हम लिख लेंगे E = 200 मैग्नीट्यूड और इसका फेज है 30। अब ये जो है मेरा ω L I कैप है, मतलब जो मेरा Z है
वो क्या है ओमेगा एल, 4 दिया हुआ है। आई कैप है मीन्स क्या है 90, दिस इज सेम एज दिस, दिस इज सेम एज दिस, -90 एम आई क्लियर? सो आई इक्वल टू क्या होगा E/Z, so 230/490। परेशान मत हो, बहुत आसान है, ये को डिवाइड करने आता है। सिंपली इसको इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, क्या में स्टार्ट हो जाता है 50 माइनस 60 मीन्स मेरा आई हो गया 50 sin ओमेगा टी माइनस 60। ये मैंने आपको निकाला कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से। अगर हम लोग नॉर्मल जो हम लोग पढ़े उससे करते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे। सो मेरा एक्सल किधर होता है नीचे, ये है आर। तो सिंपली ये एक्स या ऐसा हम लोग ने किया था कि इसमें करंट लैग करता है, राइट? इसमें करंट लैग करता है कितने से 90 से, बिकॉज एक्सल मेरा नीचे था, मतलब इसमें जेड नीचे है, सो करंट 90 से लैग करेगा। सो यहाँ पे आई इक्वल टू होगा 200/4 50 साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 90। अब यहाँ पे कुछ याद नहीं करना पड़ा, यहाँ पे हमको याद करना था। यहाँ पे अगर सिर्फ आपको ये ध्यान में रखिए कि ओमेगा एल आई कैप का ये माइनस है ये प्लस है, इतना अगर आपको याद रहा। एक्सेल में आई कैप है, एक्सी में माइनस आई है, सो आप अब कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी सर्किट है, कितना बड़ा सर्किट है एसी का, कुछ भी कर सकते हो। जैसे एक मैं एक सर्किट देता हूँ, मैं आपको एक मेथड बता दिया हूँ सारे सर्किट के लिए, ये दूसरा है बट, और इस मेथड को बोर्ड में यूज बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए सर्किट ये है, एक एलसी सर्किट, आपको यहाँ पे ई दे दिया 100 साइन ओमेगा टी प्लस 20 ये दे दिया, ये आपको दे दिया 10 ओम, ये भी दे दिया 10। बोलेगा फाइंड आई इक्वल टू व्हाट। हम क्या करेंगे कि ये मेरा 10 है, मतलब ये 10 आई क्या, और ये इसको 10 का 10 ही छोड़ना। अब ये सीरीज में है तो सिंपल जो इम्पीडेंस होगा सीरीज में क्या होता है ऐड होता है, सीरीज में क्या होता है ऐड होता है। सो ये 10 + 10 आई क्या। अब इसको अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट के फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10√2, एंगल क्या होगा 10 = 10/10 45। तो जेड निकल गया। मेरा ई क्या है 120, सो आई क्या होगा 120/10√2 45। सो 100/10√2 that is equal to 5√2। Am I clear? और 20 - 45 डिवाइड किया मतलब -45, so -25। So current is 5√2 sin omega t -25। That's it. आगे आंसर। अब अगर हमको पूछेगा फाइंड पोटेंशियल, राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ये पूछेगा, बोलेगा राइट VL। तो VL इक्वल टू क्या होगा I × XL। सो I निकल गया, I मेरा क्या है 5√2 -25 और XL क्या है 1090। सो किसी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर इंडक्टर का 50√2 90 - 25 कि ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा दोनों को ऐड करेंगे। सो 90 - 25 65। ये आप लोग जानते हो ना, नहीं पता है कि मान R1 θ1 by R2 θ2 that is equal to R1 by R2 θ1 minus θ2। ये मैथ वाले को पता होगा। एंड R1 θ1 into R2 θ2 that is equal to R1 R2 θ1 plus θ2। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5√2 × 10 50√2 90 - 25 65। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम t विल बी दिस। जो करना है सिंपल इसी तरह कर सकते हो। अगर आपने इस बार इसमें आई लगा दिया, उसमें -i लगा दिया, अब आप इसको जितना कुछ किए डीसी में सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, सिंपली I × R। सो I मेरा क्या है 5√2 -25 दैट इज 5 और R कितना है मेरा 10। सो
that is 50 root 2 sin omega t minus 25. Now you can see the potential difference of resistor and current are in same phase, minus 25. और यहाँ पे करंट एंड पोटेंशियल इंडक्टर, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, राइट? कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? इसमें कौन लीड करता है? पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से, प्लस 90 करंट आ रहा है। तो हमको कुछ लेकिन यहाँ पे याद नहीं करना है, हमने सब कुछ ऐसे निकाल लिया। सिर्फ मैं सीख रहा हूँ या आप भी सीख रहे हो? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या किया हूँ। हमने पहले ये दो चीज यूज कर रहे हैं, हम फिर में लिख रहे हैं r1 थीटा 1 बाय r2 थीटा 2 इज इक्वल टू r1 बाय r2। एक तो ये यूज कर रहे हैं, दूसरा ये यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने इंपीडेंस वोल्टेज सबको पहले आशा के फॉर्म में लिख रहे हैं जो भी दिया हुआ है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब उसके बाद सिंपल जो डीसी में करते थे I इक्वल टू वी बाई आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर। सो अब मेरे लिए सिंपल सब कुछ डीसी हो गया, उसको यूज कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, फिर आप जैसे एक सिंपल क्वेश्चन भी करते हैं। बस दिस ऐसा ठीक है। इस सबको हम डायरेक्ट आपको ये दिया, रिएक्टेंस दे दिया है, और ये आपको दे दिया मैं 100 साइन। अब क्वेश्चन है फाइंड आई, फाइंड वी एल, फाइंड वी आर, फाइंड वी सी। ये सब कुछ निकालना है। At any time t, you have to find current, you have to find potential difference across inductor, potential difference across resistor, potential difference across capacitor। किसी भी टाइम t पे सब कुछ निकालना है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लैग, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग सब कुछ निकाल पाएंगे। कैसे? आप लोग करो फटाफट मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग करो पहले, फिर मैं करूँगा। जल्दी करो। हो गया? कर लिया? चलो अब हम लिखते हैं, ये मेरा अगर मतलब इंडक्टर है, क्या लिखेंगे इसको 20i, ये सिंपली 10 का 10 ओम रहेगा, इसमें माइनस 10 आई, राइट? कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? हमने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे लगाना है प्लस आई, इस पे लगाना है माइनस आई, कुछ नहीं करना है। अब ये तीनों सीरीज में है तो जेड क्या होगा बोलो? सीरीज में ऐड होता है तो 20 आई क्या प्लस 10 माइनस 10 दैट इज 10 प्लस 10 आई क्या, मतलब ये है 10 रूट 2 अगर आपको पूछेगा इम्पीडेंस, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 रूट 2, इसका फेज क्या होगा रेसिस्टर से 45, राइट? ये निकल गया। ओके, अब मेरा जेड निकल गया, हमको निकालना क्या है आई। आई अगर हमको निकालना है तो आई इक्वल टू, पहले हम लोग ई लिखते हैं। ई मेरा क्या है, ई कितना दिया हुआ है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है 130। I equal to E by Z, that is 130 divided by this 10 root 2 45. So again it's a 5 root 2 minus 50 means
5√2 साइन ओमेगा टी माइनस 50। अगर आपको पूछेगा करंट तो आप ऐसे निकालो। अब आप देखो जो आपको हम बताए थे उससे भी सेम जाएगा। आप इम्पीडेंस डायग्राम बनाओगे कैसा बनेगा, इम्पीडेंस डायग्राम अगर आप बनाओ जो हम आपको बताए थे तो कैसा बनेगा। आर यहाँ पे था 10, इधर होगा XC माइनस XL, तो XC माइनस XL, XC माइनस XL माइनस 10 आ गया, मतलब नीचे यहाँ बना रहे 10 और XC माइनस XL नेगेटिव आ गया, XC माइनस XL 10 माइनस 20 ये नीचे आ गया, राइट। सो अगर मेरा ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, सो जेड मेरा ये एंड दिस एंगल 45 डिग्री, बिकॉज ये 10 सो जेड मेरा 10√2। सो I नॉट इक्वल टू E नॉट बाई जेड। E नॉट है मेरा क्या 100, जेड क्या है 10√2, सो I नॉट क्या आ गया 5√2 माइनस 45 का नीचे है, मतलब इसका वोल्टेज पोटेंशियल I और Z जो था वो सेम लाइन में था। ये हम लोग कितने इम्पीडेंस डायग्राम से, सो I का वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा -45, 30 माइनस 45 माइनस 15। सो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आ रहा है। आपको जो करना है करो, आपको जो आसान लगे वो करो, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे पूछेगा बट यहाँ पे हम कुछ नहीं याद करें कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, हम बस इतना रखें कि इंडक्टर वाले में I लगाना है, इसमें लगाना है माइनस, और कुछ भी याद नहीं करना, सिंपल इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ हमको पूछ रहा है VL, तो VL क्या होगा अपने पास इंडक्टर, बिना कुछ याद किए I इंटू एक्सल करते हैं। I मेरा क्या है, I मेरा क्या है ये 5√2 माइनस 50, और एक्सल क्या है ये 2090, सो दिस इज इक्वल टू 100√2 75। मीन्स किसी भी टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर विल बी 100√2 साइन ओमेगा टी प्लस 75। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? देखो इसमें कौन लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है, तो यहाँ से प्लस 90 करते हैं, सेम थिंग कर रहे हैं भाई, बस याद नहीं कर रहे हैं कौन लीड लैग कर रहा है। VC क्या होगा, VC I इंटू XC, सो I है मेरा 5√2 माइनस 50 और XC क्या है 10 माइनस 90, सो दैट विल बी इक्वल टू 50√2 साइन ओमेगा टी माइनस 105, राइट। इसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज माइनस 90 हो गया, सही तो है। रेसिस्टर में सिंपली 5√2 इंटू 10 50√2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 होगा, दोनों सेम फेज में होता है, आ रहा है सब कुछ सही आ रहा है। एम आई क्लियर? अब एक क्वेश्चन और करते हैं, सर्किट पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको कुछ भी ऐसा दिया हुआ रहेगा, आप उस मेथड से कॉम्प्लेक्स मेथड से कर सकते हो। सिर्फ आपको ओमेगा एल आई कर देना है और एक्सी में माइनस लगा देना, माइनस आई, दैट्स एक साल ऐसा क्वेश्चन आया था, मान लीजिए सर this 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 इसको इससे सब मान लेते हैं क्या, ठीक है। ये कुछ सोर्स है, मान लें कि 100 वोल्ट, 100 वोल्ट सोर्स है, आपको आई लिखना है। चलो सब कुछ सिर्फ 100 वोल्ट, सिर्फ 100 वोल्ट है एंड क्वेश्चन इज फाइंड आई, क्वेश्चन इज फाइंड आई। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आई। आपको दे दिया 100 वोल्ट सोर्स और बोलेगा फाइंड आई, फटाफट फटाफट फाइंड आई। 100 वोल्ट सोर्स दिया हुआ है, फाइंड आई, यही क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी करो। 100 वोल्ट का सोर्स है, यू हैव टू फाइंड आई। हो गया? देखो ये कुछ I1 है
ये कुछ I2 है, सो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस। बस दो तरीका है, ये तो कॉम्प्लेक्स मेथड में जाओ फिर जेड इफेक्टिव निकालो, पैरेलल का जो होता है I1 I2 I1 प्लस I2, उससे आसान दूसरा होगा। आप I1 I2 I1 निकालो। आपका E क्या है? रियल में E है, मानते हैं जीरो लिया, कुछ नहीं मतलब जीरो मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फेक पूछा नहीं है, हमको सिर्फ वैल्यू पूछा है। 100/2 क्यों किए? कुछ से मतलब क्या दिया हुआ है RMS, और कुछ मतलब क्या पूछा है आपको? IRMS ही पूछा है। सो अल्टीमेटली आप अगर 100 लिखोगे तब भी आप गलती नहीं, अगर दो गलती कर लोगे सही आंसर रहेगा। बट यहाँ पे कुछ से मतलब क्या है? ये ERMS है 100/2, सॉरी 100 है, सो E0 इज 100/2। उस तरह आपको पूछा IRMS, आई पूछा मतलब क्या पूछा है? RMS वैल्यू। आपको पिछले क्लास में बोला था जब भी AC में सिंपली वोल्टेज या I की बात करें मींस RMS वैल्यू की बात की जा रही है। सो आपको I पूछा है मींस यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड IRMS। सो E आपका है 100/2 0, ठीक है। ये क्या होगा? Z1 क्या होगा बोलो? 10 - 10 राइट, -10 है ये, सो -10I, सो दैट इज इक्वल टू 10√2 -45, ठीक है। सॉरी I1 क्या होगा? I1 बोलो 100√2 by 10√2 1045। Am I clear? 0 by -45 प्लस 45 हो जाएगा। अब बहुत करवा चुके हैं इस पे। Z2 बोलो, Z2 क्या होगा? 10 + 10I, दैट इज इक्वल टू 10√2 + 45। What is I2? E by Z2 what is 100√2, मैं करके दिखा रहा हूँ, 0 by 10√2 45, so it will be again 10 - 45। Am I clear? So I2 निकल गया 10 - 45। अब I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का एंगल है -45, इसे हम लोग कहते हैं सोल्यूशन ऑफ वेव। असल दो वेव है, ये वेव क्या है? ये क्या है? 10 sin ωt प्लस 45। दूसरा वेव क्या है? 10 sin ωt - 45। अब बताओ इस दोनों वेव को आपको ऐड करना नहीं आता है? आता है, इससे भी पढ़ चुके हो, सुपरपोजिशन ऑफ सिस्टम, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आपको इसका नेट एम्पलीट्यूड निकालना आता है, वो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, और आपको नेट फेज भी निकालना आता है। आता है कि नहीं? जस्ट लाइक वेक्टर है भाई, कि एक मेरा ये अगर 0 है, हम मान लीजिए मेरा I1 है, ये मेरा I2 है, याद है? ओके, सो इसके बीच का एंगल क्या हो गया? 90। सो यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस क्या है? 90 का। सो यहाँ पे जो I का I0 वैल्यू होगा, जो पिक करंट होगा, दैट विल बी √A², A1² + A2² + 2A1A2 cos phi यहाँ पे 90 है, तो 2 × 10 × 10 × cos 90 0, दैट इज इक्वल टू 10√2। अगर आपको सिर्फ पूछा I, मतलब RMS वैल्यू पूछा हुआ है, ऐसा क्या होगा? 10 एम्पीयर। अगर आपको पूछता I तो क्या होता? 10। इसका फेज निकालना भी आपको आता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, अरे भाई अगर कुछ Y1 दिया रहता था आपको, A1 sin ωt + ∅1, Y2 रहता था A2 sin ωt + ∅2। तो आपको Y निकालना सिखाए थे, A-net sin ωt + डेल्टा, और tan डेल्टा इक्वल टू क्या था? A2 sin phi by A1 + A2 cos phi। सही, आप क्वेश्चन ऑफ वेव। A2 जिसका फेज कम है उसका एम्पलीट्यूड, A1 जिसका फेज ज्यादा, याद है? Am I clear? ये करवाए थे ना, ये सिंपल वेक्टर था यार। ये किससे एंगल है? A1 से, सॉरी A1 जिसका फेज कम हो उसका एम्पलीट्यूड। ये A1 है, ये A2 है, ये phi है, ये A-net है, और A-net का एंगल A1 से ही है। A-net का एंगल A1 से है, तो उसमें उसके बारे में फेज ऐड करते हैं। याद आ गया? सो यहाँ पे हमने सिर्फ RMS वैल्यू पूछा, अगर करेक्ट इक्वेशन पूछे तो क्या होता?
इक्वेशन पूछते हैं मतलब आपको सिंपली इस दोनों को ऐड करना है, सुपर इम्पोज दोनों करना है। 10 sin ओमेगा टी माइनस 45 प्लस 10 sin ओमेगा टी प्लस 45, इसको बस ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये क्या आया, 10 sin ओमेगा टी आ जाएगा, राइट। सर 10√2 आया, आई नोट का वैल्यू क्या है 10√2। सिंपल अगर वेक्टर को ऐड करोगे भाई, एक ऐसा वेक्टर है तो इसका नेट क्या होगा, कुछ ये होगा 45 और 45 फिर 0 आ गया। वैसे देखोगे सो a2 sin phi यहाँ पे a1 a2 किसको पढ़ लो, हम मान लेते हैं a2 इक्वल टू 10, a1 इक्वल टू 10। So 10 delta equal to a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi, that is equal to 1. So delta 45 किस में, मिनिमम थे वाले में ऐड करेंगे, तो 45 ऐड करेंगे तो ओमेगा टी आ गया, सही तो है। Am I clear? Good out? ये सब क्या करवा रहे हो, यहाँ तक हम आज बताए, इसके आगे सुपरपोजिशन ऑफ वेट में, सुपरपोजिशन ऑफ सिस्टम में आपको बता चुके हैं। या सिंपली दो वेक्टर जो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, क्या आपको आता है, मैथ्स वालों को बिल्कुल आता है, राइट। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता है। सर क्या करवा रहे हो आप, जिसको दिक्कत हो रहा है इस पार्ट में, गो एंड रिवाइज सुपरपोजिशन ऑफ वेट्स, उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वहीं पे मैं करवाया हूँ, वहीं आपको मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर में। ओके नेक्स्ट 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 आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये होमवर्क है, मैं डायरेक्ट आपको रिएक्टेंस दे रहा हूँ। You have to write I as a function of t. You have to write I as a function of t. Current in this wire as a function of time क्या होगा, उसका इक्वेशन लिखना है। इस सेटअप इसमें क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। सर्किट में सेटअप कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें, ठीक है। सब काफी करवा दिया सर्किट थ्योरी। अब आते हैं पावर डिसिपेटेड इन केस ऑफ एसी सर्किट। पावर पावर, सो अगर हम मानते हैं मेरा का EMF ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये जनरल सर्किट है, एंड I और E में कुछ फाई का फेज डिफरेंस है। सो मेरा I ये है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आई टेल कंप्लीटली जनरल थिंग कि वोल्टेज और करंट में कुछ फाई का फेज डिफरेंस है। सो E है मेरा E नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो पावर क्या होता है, E इंटू आई, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज इक्वल टू E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सो हो जाएगा E नॉट I नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ कोई दिक्कत, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से डिवाइड भी किया है। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, फटाफट छापो, इसको नोट कर लिए। अब ये सिंपल है, आपको पता है कि 2 साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी।
So here 2 sin A into sin B, so that will be equal to E naught I naught by 2 cos A minus B, cos minus phi equal to cos phi. So cos phi minus cos A plus B, that is 2 omega t plus phi. अब अगर इसका एवरेज करते हो वन टाइम साइकिल में, अगर एवरेज करोगे तो आपको हम बता चुके हैं कि देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और इसका वन साइकिल में वैल्यू क्या आता है इंटीग्रेशन 0। ये हम लोग पिछले क्लास में बहुत कर चुके हैं, पिछले क्लास में बहुत कर चुके हैं, ये तो कांस्टेंट है। सो एवरेज में इसका वैल्यू 0 आएगा, सिर्फ ये बचेगा, राइट। वन साइकिल में अगर एवरेज में टाइम डिपेंडेंट टर्म इसमें ये है cos 2 ओमेगा t का वन साइकिल में ड्यूरेशन क्या आया था 0। पिछले क्लास में बहुत कर चुके हैं, आपको हम दिखाए थे रिएक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, सब में हमको यही करके दिखा रहे थे। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या, एवरेज पावर अगर हम बात करेंगे अगर E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू cos phi। सो एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन फाइज, हम लोग बार बार कर चुके हैं। फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। सर्किट में जो करंट है और जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके बीच का फेज डिफरेंस, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं एवरेज पावर इक्वल टू ERMS IRMS cos phi। जो बिकॉज ये है E नॉट बाई रूट 2, ये है I नॉट बाई रूट 2 cos phi। देखो आ तो गया, ये आ गया ना E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi। सो बिल्कुल सेम थिंग है या नहीं है। सो आप ऐसे आ सकते हो ERMS IRMS cos phi। cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर। हम लोग इस cos phi को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos phi को लिखते हैं पावर फैक्टर। दिस cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर। सर पावर फैक्टर में क्या पूछ रहे हैं, cos phi। अगर आप इम्पीडेंस डायग्राम बनाओगे तो cos phi क्या है, ये R है, ये Z है, जनरल सर्किट लेते हैं, जनरल ये है मेरा एक्सी माइनस है, ये फाई, ये Z। सो cos phi इक्वल टू क्या है, V बाई H R बाई J, राइट। दिस cos phi is called power factor. So now in case of purely inductive, इसे आपको हम प्रूव भी कर चुके हैं, यहाँ से जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट 590। सो पावर फैक्टर इज 0। दो चीज है, ये है पावर फैक्टर और वो था क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर था ओमेगा नॉट L बाय R, पावर फैक्टर है cos phi। cos phi इज 0, सो एवरेज पावर 0, प्रूव भी कर चुके थे। सिमिलरली का सब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, अगेन 5 माइनस 90, सॉरी इसमें 5 माइनस 90 होता है तो पावर फैक्टर 0। इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट 5 क्या होता है, प्लस 90, फिर पावर फैक्टर 0, सो पावर 0। सो कोई भी इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट में पावर कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा था, राइट। यहाँ से हमको दिख भी रहा है और मैंने आपको प्रूव भी किया था। अच्छा ये नहीं सकते हैं इसको P एवरेज जो है मेरा वो है E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi। E नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू Z इंटू I नॉट बाई 2 cos phi, दैट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर Z cos phi बाई 2, दैट इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर। IRMS क्या था, I नॉट बाई रूट 2, राइट। IRMS क्या था, I नॉट बाई रूट 2 Z cos phi। What is Z cos phi? It's R। अब देखो IRMS वैल्यू हम लोग क्यों करते हैं, इट्स IRMS स्क्वायर इनटू R। सो एवरेज पावर आपको क्या दिया उस हिसाब से आपको देख लेना है, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करें। मैं बोलता हूँ ये याद रखो, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi और phi cos phi पावर फैक्टर।
cos phi is power factor. Phi is phase difference between current and applied potential, right? Okay. So ये पूरे सर्किट का एवरेज पावर है। और अभी मैं आपको दिखाया कि उसमें जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो होता है वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर, इसीलिए बहुत जगह हम लोग इसको यूज करते हैं। चोक कॉइल आप लोग सुना ना, इस पहले जो CFL तो होता था ट्यूबलाइट, उसमें चोक कॉइल यूज करते थे। चोक का पर्पस क्या, उसका इंडक्टेंस है और रेसिस्टेंस नहीं है। मीन्स आपके पास एक मान ट्यूबलाइट को रेसिस्टेंस है और इसमें एक इंडक्टर हमने जोड़ दिया और इसको एक AC सोर्स से जोड़ दिया। अब सिंपली ये है मेरा ओमेगा L और ये R। सो मेरा करंट हो गया I नॉट इक्वल टू E नॉट बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। सो I नॉट का वैल्यू घट गया, अगर ये नहीं होता I नॉट E नॉट बाय R, अब हो गया ये। सो I नॉट का वैल्यू घट गया, बट ये कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं किया। मींस विदाउट कंज्यूमिंग पावर वी हैव डिक्रीज द वैल्यू ऑफ I इन द सर्किट। ये चोक कॉइल है। So, इसका इंडक्टेंस है बट रेजिस्टेंस नहीं है, इसने I का वैल्यू डिक्रीज कर दिया, बट कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं किया, राइट। सो आपका जो इंडक्टर कैप्चर वैसे भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, कुछ पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। ओके, इसे एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कर लेते हैं बस, एक देश हंड्रेड वोल्ट का पावर सप्लाई है। ये है 3 ओम, ये 8 ओम, ये 4। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय दिस सर्किट। फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। Find average power consumed by circuit. Find average power consumed by circuit. हो गया? ओके, आपको एक चार्ज दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, RMS वैल्यू दिया हुआ है। सो IRMS निकालते हैं। सो Z निकाल लेते हैं। यहाँ पे Z क्या होगा, अगर आप कंपेरेशन में डालोगे तो होगा 3 + 4i। ये +8i है और ये -4i है। आपको उससे भी करने कर सकते हो। सो Z है मेरा 5, राइट। सो IRMS क्या हो जाएगा मेरा, ये इसको लिख लेते हैं, ये है मेरा 5 कितना 53। सो IRMS मेरा क्या होगा, EYZ। सो उसका वैल्यू होगा 100/5, 20 एम्पीयर, राइट। अगर इससे निकालोगे फेज डिफरेंस तो क्या होगा, इसको 0 मान लेते हैं। सो IRMS का जो होगा ये होगा 100 0 मतलब दिस -53। अगर इसको 0 मानते हैं तो मीन्स इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, 53 डिग्री का। कितने का है, 53 का। 53 का फेज डिफरेंस है। सो मेरा cos phi क्या होगा, cos 53 3/5। सो एवरेज पावर इक्वल टू ERMS, that is 100 volt, IRMS, that is 20 into cos phi. This, so 1200 watt, right? एक तरीका ये होगा। दूसरा हमने बोला IRMS स्क्वायर इंटू R, तो व्हाट इज IRMS 20 एम्पीयर। डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार देखो, एक ये तरीका हुआ, एक हमने डायरेक्ट बोल दिया कि एवरेज पावर इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर आता है, वहाँ पे I का RMS ले लिया, IRMS स्क्वायर इंटू R। देखो IRMS कितना है, IRMS कितना आ गया,
सिंपल, ई आर एम एस 100, जेड आया मेरा 5, आई आर एम एस मेरा कितना आ गया 100/5 20। सो एवरेज पावर आई आर एम एस स्क्वायर 20 स्क्वायर इंटू आर 1200 यहाँ से क्या है, आपको जो करना है कर लो। सो आपको बताओ ये हम जो बताए पावर फैक्टर वाला फॉर्मूला, कि आपको डायरेक्ट यही कभी पूछेगा व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यहाँ पे क्या है 3/5। व्हाट इज पावर फैक्टर 3/5। एम आई क्लियर? इसके और क्वेश्चंस करेंगे असाइनमेंट में, आपको क्लियर होगा। तो हम सर्किट थोड़ा आपको कॉपी करवा दिए और करेंगे असाइनमेंट, मजा आएगा। ठीक है, सो पावर भी कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं ट्रांसफार्मर, आजकल लास्ट टॉपिक। बहुत आसान है और इनफैक्ट मैं आपको क्लास में बता भी चुका हूँ, जहाँ पे आया है कभी कभी, पिछले क्लास में बताया था। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारे पास एक सॉफ्ट ट्रायंगल का कोर है। सॉफ्ट ट्रायंगल यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा, फ्लक्स को बढ़ा देगा। और यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी सब कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसके पास हमने कुछ सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स डाल दिया। ये सेकेंडरी कॉइल के पास हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ये अभी ओपन है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज NS। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। NS is number of turns in secondary coil. Number of turns in secondary coil. Okay. So अब हम यहाँ पे कुछ सोर्स वोल्टेज लगा दिए। अब यहाँ इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है, कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम मान रहे हैं कि सारा का सारा, मानते हैं कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और सारा का सारा फील्ड लाइन से क्रॉस कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल है वही फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल सेकेंड में भी आपको हम बताए थे, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बता थे उस समय भी, कि इसका सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सो इफ phi is flux through each turn, flux through each turn। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या होगा NP इंटू 5 और यहाँ पे क्या होगा NS इंटू 5, राइट। सो EMF induced in primary coil, EMF induced in primary coil will be minus NP d∅dt, right? And EMF induced in secondary coil is NS d∅dt। अब यहाँ पे मेरा कुछ प्राइमरी, यहाँ पे हमने जो अप्लाई वोल्टेज है कुछ VP है और we have assumed that resistance of primary coil is 0। ये assumption है कि almost tends to 0 है। पहले assumption के resistance of primary coil is 0। Second assumption, complete flux linkage, complete flux linkage। यहाँ सारा फ्लक्स इसका उससे पास कर रहा है। सो अगर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो हम लोग लगाते हैं कि यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ। सो अगर अभी ये है ये VP और यहाँ पे कुछ EMF इंड्यूस्ड हुआ ये phi in, सो VP माइनस EP इक्वल टू 0। सो क्या होगा VP इक्वल टू EP। कोई दिक्कत? ठीक से देखो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक से देखो, ये इसको अच्छे से लिखे, कंफ्यूजन होगा तो ऐसा लिखते हैं कि VP ये हमने अप्लाई किया और ये माइनस NP d∅dt इक्वल टू 0। सो VP इक्वल टू दिस। कोई डाउट नहीं? ओके। और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हुआ वही मुझे आउटपुट में मिल रहा है। सो यहाँ पे आउटपुट मेरा ये है। सो मेरा इनपुट ये है, आउटपुट ये है। सो भी आउटपुट बाय इनपुट क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट क्या होगा बोलो? माइनस NS बाय NP।
माइनस साइन क्या है, मीन्स 180 का फेज डिफरेंस है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक से देखो, मेरा आउटपुट में जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो मिला, इनपुट मैंने वीपी दिया और मेरा वीपी इसके इक्वल है, क्योंकि इस लूप में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं किरचॉफ को लगा दिया, तो मेरा वीपी आया एनपी इंटू डी फाइव बाई डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ओके। सो भी आउटपुट, जो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है माइनस एन एस बाई एन पी, वी इनपुट, वी आउटपुट बाई वी इनपुट एंड वी पी। सो व्हाट वी गॉट, इसको मिटा रहा हूं, भी या सेकेंडरी कॉइल हम लिखते हैं माइनस भी इन प्राइमरी इंटू एन एस बाई एन पी। दिस शोज that Vs and Vp are 180 degree out of phase. Okay. Now simple. If Ns by Np is greater than 1, so in that case magnitude of Vs greater than magnitude of Vp. This is called step up transformer. मतलब हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ एन एस बाई एन पी इज लेस देन 1 देन वी एस विल बी लेस देन वी पी, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन दिख रहा है क्या? फिर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल वोल्टेज वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब किसी ने पूछा सर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा कहाँ, एनर्जी कहाँ से आया? हमने कहा मतलब एनर्जी बढ़ा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। अगर हम मानते हैं वन मोर जंक्शन देयर इज नो एनर्जी लॉस, ऑल्दो कुछ ना कुछ होगा एडी करंट लॉस, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है तो कुछ ना कुछ एडी करंट लॉस होगा, कुछ फ्लक्स लीकेज भी होता है। अब हम माने 100% एफिशिएंसी, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, कोई एनर्जी, एडी करंट को पता है क्या है तो ये बता देते हैं। तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, मीन्स सारा मेरा इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर है। मीन्स अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो, मीन्स इफ वी एज्यूम नो एनर्जी लॉस, if we assume no loss of energy, then input power equal to output power, so Vp into current in primary circuit will be equal to Vs into current in secondary circuit. So Vp by Vs by Vp, Vs by Vp is equal to Ip by Is इक्वल टू एन एस बाई एन पी। सो अगर मेरा वोल्टेज अप हो रहा है तो करंट डिक्रीज कर जाता है। इसलिए आपको बताया था कि जब हम लोग, जो मेरा पावर ट्रांसमिशन लाइन होता है, हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। क्यों? जो ही हमने वोल्टेज को अप कर दिया, मेरा करंट डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ तो आई स्क्वायर आर, जो रास्ते में ट्रांसमिशन में जो एनर्जी लॉस है उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं। अब पावर लॉस आई स्क्वायर आर जो लॉस हो रहा है उसको डिक्रीज करने के हमने करंट को डिक्रीज कर दिया। क्यों? अगर वी एस हमने बढ़ा दिया, अगर वी एस बढ़ेगा तो आई एस घट जाएगा, बिकॉज वी एस इंटू आई इक्वल टू वी पी इंटू आई पी। मेरा इनपुट पावर अगर कॉन्स्टेंट रखे हैं, सो अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो मेरा करंट डिक्रीज कर जाएगा, तो लॉस डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? बस ट्रांसफॉर्मर ये सिंपल फॉर्मूला पुटिंग इस पे क्वेश्चन आता है, सिंपल। और एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ये और ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, दैट्स इट। सो मैंने ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर लिया। एक एडी करंट मैंने बोला, एडी करंट लॉस, तो हमने क्या क्या एज्यूम किया? रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल 0। अगर ये सब कुछ होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा, देन इस एफिशिएंसी 100%। अदरवाइज एफिशिएंसी क्या होगा? पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। अभी हमने माना जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है, बट वो होता नहीं है। हाँ, बट हम लोग मोर देन 95% एफिशिएंसी गेन कर सकते हैं। फिर से पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ये मेरा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है। और अगर कोई भी ये सारा एजम्पशन वैलिड हो, आइडियल ट्रांसफार्मर हो, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी 1 और 100%। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, for ideal transformer efficiency is 1 or 100%, right?
बट देखो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा ही। क्यों? ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट क्या है? हम लोग पढ़े थे इंड्यूस करंट लूप में। अब मान लेते हैं एक सॉलिड मटेरियल है, कोई सॉलिड बॉडी है, उसको हमने टाइम में एक कोई मैग्नेटिक फील्ड में ले आया, ऐसा कुछ है, और एक सॉलिड बॉडी है, मान लेते हैं कोई एक सॉलिड बॉडी है, और यहाँ पे इसमें इसको ले आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें इसको हम मूव कर रहे हैं, तो इसका थ्रू फ्लक्स चेंज कर रहा है। जब फ्लक्स चेंज करेगा, सो अगर हमारे पास एक डिफाइंड लूप होता, अगर डिफाइंड लूप होता तो उस डिफाइंड लूप के थ्रू इंड्यूस करंट फ्लो करता। बट यहाँ पे कोई डिफाइंड लूप हमने नहीं दिया है, एक सॉलिड मेटालिक बॉडी है। सो इसमें खुद से अपना कुछ भी लूप बना सकता है, डिसाइड करके। मान लो कोई करंट ऐसे फ्लो करना शुरू कर लिया, ऐसे फ्लो करना शुरू कर दिया। देयर आर मेनी पॉसिबल लूप्स हो सकते हैं, बहुत सारा लूप पॉसिबल है। और जब एडी करंट फ्लो करेगा, सो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगा? जो हम मूव कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी, अगर एनर्जी लॉस है कहीं का एनर्जी तो मिल रहा है ना, वो कौन दे रहा है? यही। तो यहाँ पे डैम्पिंग होगा, इसका स्पीड घटेगा। ये कॉल्ड एडी करंट या एडी करंट लॉस। एडी करंट क्या है? क्लियर है ना? सो एडी करंट में बेसिकली क्या है, अगर कोई हमने एक सिंपल लूप का पढ़ा था, इस लूप को अंदर मूव कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसको मूव कर ले मैग्नेटिक के थ्रू, बार बार इसको करना चाहेगा, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा कुछ करंट फ्लो करेगा। अब अगर हमने इसमें एक मेटालिक बॉडी को डाला, एक सॉलिड बॉडी को डाला, तो हमें बहुत सारे लूप्स पॉसिबल हैं और मल्टीपल लूप्स में करंट फ्लो करेगा, ये कॉल्ड एडी करंट। और जब करंट फ्लो करेगा, सो थर्मल एनर्जी जनरेट होगा, हीट लॉस होगा, और थर्मल एनर्जी कहाँ से आएगा? काइनेटिक एनर्जी से। तो इसका डैम्पिंग होगा, स्पीड घटेगा। अगर हमको इससे बचाना क्या करते हैं, हम लेमिनेटेड यूज करते हैं, बहुत सारा कट कर दिए, मतलब हमने एडी करंट का पाथ को जो रिड्यूस कर दिया, बहुत सारा जो पाथ था उसको हमने ऐसा मान बना दिया। सो अब लूप्स, जो नंबर ऑफ लूप्स बन सका उन्हें घटा देंगे, हमने यहाँ पे पूरा गैप कर दिया, इस तरह कर देते हैं। तो सेम थिंग, अगर हमको ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को घटाना है, वहाँ पे हम यूज करते हैं लेमिनेटेड कोर। वी यूज, ये पूछा जाता है ज़्यादा, लेमिनेटेड कोर, इसी बोलते हैं लेमिनेटेड। इन ट्रांसफार्मर टू डिक्रीज एडी करंट लॉस। मीन्स हम लोग सॉलिड कोर में लेके बहुत सारा सीट टाइप लेते हैं, लेमिनेटेड सीट लेते हैं, जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है, तो उससे हम लोग एडी करंट लॉस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। सो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसी मैंने कंप्लीट कर दिया। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे। और इस पर क्वेश्चन हैं, मैंने क्वेश्चन में जानवर क्लास में कम लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है। फिर भी हम लोग सीट जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय।